शून्यकाल। हाँ हाँ, अगर आप सब एक एक करके उठेंगे तो सबको मौका दूंगा, एक साथ उठेंगे तो कैसे मौका देंगे? आप एक एक बोलो, फिर एक बोलो, सब एक साथ उठेंगे, कैसा मौका देंगे? आप क्या बोलना चाहते हैं? आप सीनियर कौन बोलना चाहते हैं? पहले दोनों तय कर लो, पहले एक बार। दोनों नहीं बैठोगे तो दोनों को बोलने नहीं दूंगा, तीसरे को बोलने का मौका दूंगा। सर आपने आइटम नंबर 13 को जिक्र किया है नहीं कोई? कहाँ है आइटम नंबर 13 वाले? मल्टी स्टेट कोऑपरेशन। अरे नहीं मिनिस्टर नहीं है। 13 आइटम मंत्री नहीं है यहाँ। ये विषय क्या आपका खत्म हो गया? चलो बैठ जाइए। बालू जी आप बोलिए, आपने विषय क्या खत्म कर दिया? बालू जी बोलिए। आपने बोला था मंत्री। बालू जी आप बोलिए। Introduction of the item number 13, I am objecting. Introduction of item number 13. The cooperation, विषय खत्म। sir, cooperative movement is any bill enactment can. जब कोऑपरेटिव का मूवमेंट का बिल आएगा, जब विषय रखना, आपको अलाउ करूंगा। बालू जी द सीनियर लीडर। नो, आप बोलिए। हाँ बोलिए आप। सर विपक्ष के लिए सदन में कोई कन्वेंशन होते हैं, कोई प्रेसिडेंट्स होते हैं, कोई सुविधा की बंदोबस्त रहते हैं। सर आपने सर इतने सालों से चलते आए जो हमारा परंपरा है सर, ये परंपरा को खत्म करते हुए सारे स्टैंडिंग कमेटी विपक्ष से छीन लिए हैं अपने, और फिर यहाँ एक भारत एक विश्व एक परिवार की बात हमें सुनाया जा रहा है। मैं दूंगा आपको हमें आईटी, हमारे आईटी ले लिया गया, आपको ले लिया गया, सुदीप बाबू से सर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन छीन लिया गया। क्या क्यों ऐसा हो रहा है सर? सर ये परंपरा है। आप सुनेंगे बात? आप कहेंगे कि आप सुनेंगे बात? सर आप कहेंगे कि हाँ आप कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते, लेकिन कन्वेंशन ये हमारा परंपरा है सर। परंपरा के दौरान विपक्ष को जो सुविधा मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो परंपरा को खत्म कर रहे हैं सर आप। और ये निशिकांत को बुलाओ। चलिए बैठिए आप, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप इस विषय पे एक मिनट बैठिए। कुछ आप सुनिए बात। आप वरिष्ठ सदस्य माननीय, इस कांग्रेस के फ्लोर लीडर भी हैं। कभी सदन के विषय में अध्यक्ष पर कोई आक्षेप किया जाता है क्या? नहीं सर। ये परंपरा है क्या? नहीं सर, नहीं किया। आपने परंपराओं का उल्लंघन किया। आप परंपरा का उल्लंघन किया। सर आप ये सरकार को, अगर आप मानते हैं ये परंपरा का उल्लंघन किया नहीं किया, सरकार को सर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सदन तय कर देगा। मैंने जो उठाया, आपने सदन की कमेटियों के बारे में विषय उठाया, ये अधिकार, प्लीज आप बैठिए, ये अधिकार अध्यक्ष का है, तो अध्यक्ष के आसन को आपने चुनौती दी नहीं दी? सर 13 बुलाइए सर। ये अपनी आपको मैंने मौका दिया, आपको मौका दूंगा। आप बोले आप बोलिए, आप इंट्रोड्यूस विषय। आपके डबल नेता नहीं बोलते, प्लीज बैठिए। चलिए सुदीप बंदोपाध्याय जी। नो सर, गंभीर विषय पर टिप्पणी नहीं करते। नो Sir, सुदीप बंदोपाध्याय जी। we are not accusing the chair or blaming any way to you. When I was called by the Parliamentary Affairs Minister himself and MOS that we are not going to give Trinamool Congress any chairmanship. We are second largest party combining Lok Sabha and Rajya Sabha members. I said, it is your decision. They said, yes, we are communicating to you. Sir, we don't want to include your name anyway in this situation. Okay. So, Trinamool Congress has not been given any chairmanship at any way, in spite of second largest party, but we are not begging for any chairmanship from this party. प्लीज, आपके नेता बोलते तो आप मत बोलिए, प्लीज बैठिए। नो
सर ये माईक. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. मराठीमध्ये मी माझे विचार मांडू इच्छितो. आत्ताच अभी आपल्याकडे थोड़ी विनंती देर केली. बाद मराठी में क्या लिख के दो, उसके बाद नहीं, करेंगे. नहीं, चले भर्तृहरि महताब जी, श्री भर्तृहरि महताब जी देंगे आपको मौका, देंगे. प्लीज बैठिए, मौका देंगे आपको. भर्तृहरि महताब जी, भर्तृहरि लिख के दो. हाँ देंगे मौका. ऐसे खड़े हो गए तो कोई मौका नहीं मिलेगा. भर्तृहरि महताब जी नो, मैं आपको मौका दूंगा. आप भर्तृहरि महताब जी के बाद. ओके प्लीज. Sir, as per section 21.5 of revamped operational guideline of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, perils like hailstorm, inundation, landslide, cloudburst, natural fire due to lightning have been included under risk scenario of localized calamity. However, section 21.5.10 loss to crops like paddy, sugarcane, jute and mesta due to inundation are not included as they are considered hydrophilic crops. This provision is not rational as longer duration of inundation, especially at critical growth stage, definitely affect the yield of the crop. Because of such exclusion, the paddy growing farmers who account for more than 95% of the insured farmers are deprived of the benefits of the PM Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. As the matter has been discussed during 6th National Level Monitoring Committee meeting, I urge upon the government to make appropriate changes in the operational guidelines of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. आपको मैं दूंगा मौका, प्लीज बैठ जाइए. आपको मैंने बोल दिया, सदन से व्यवस्था दी, दूंगा मौका. आप सुनिए. धर्मवीर सिंह जी. मेरी लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा माइनिंग है खानक, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है, दादरी के साथ और नारनौल के अंदर. तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि लाखों की संख्या में वहां मजदूर काम करता है माइनिंग के अंदर, लेकिन हर रोज बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं, दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं. तो ईएसआई हॉस्पिटल जहां जहां या तीनों जगह जो क्षेत्र भिवानी जिले में, दादरी में और नारनौल में पड़ते हैं, वहां पर तीनों जगह ईएसआई हॉस्पिटल जरूर बनाए जाए. थैंक यू. श्री गणेश सिंह जी. रेल मंत्रालय विंध्य एवं बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग का निर्माण कर रहा है. यद्यपि यह योजना बहुत विलंब से चल रही है, किसानों की जमीन का अभी तक पूरी तरह से मुआवजा भी नहीं मिला. ललितपुर सिंगरौली निर्माणाधीन रेल मार्ग में मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना का रीवा से तुर्की, सतना, नागौर, देवेंद्रनगर, पन्ना तक का मार्ग आता है. जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, उनके आश्रितों को नौकरी देने के जो आदेश इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए रेल बोर्ड ने 2010 में किया था, उसी के तहत सतना पन्ना में 1207, सतना रीवा डबलिंग में 469 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें सतना पन्ना में 276 आवेदकों को नौकरी दी गई है. जबकि इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा रीवा सतना डबलिंग में एक को भी अभी तक नौकरी नहीं दी गई, जबकि रीवा सीधी सिंगरौली के बीच 2082 लोगों के आवेदन पत्र, 1153 लोगों की नौकरी दी जा चुकी है. शेष आवेदनों में विचार बंद कर दिया गया. मेरे लोकसभा में लगाए गए अतारांकित प्रश्न का उत्तर 171 11 नवंबर 19 को दिया, जिनमें किसानों को भूमि अधिग्रहण की गई जमीन आश्रितों को नौकरी देने का निर्णय वापस ले लिया गया. वर्ष 2010 में रेल मंत्रालय ने एक निर्णय लिया था कि इस परियोजना में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी, उनके आश्रितों को नौकरी दी जाएगी. उसी के तहत कुछ लोगों को नौकरी भी दी गई, लेकिन शेष प्रभावित किसानों के बच्चे भटक रहे हैं, उनको नौकरी अभी तक नहीं दी जा रही. एक ही परियोजना में कुछ को लाभ दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया. यह न्याय उचित नहीं है. मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना के अंतर्गत आने वाले सभी जो किसानों के हितग्राहियों की जमीन ली गई है, उनके बच्चों को नौकरी दी जाए. धन्यवाद. लाल सिंह बिसेन. अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दूरसंचार मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान में भारत देश डिजिटल इंडिया की अवधारणा पर आगे बढ़ रहा है.
वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में BSNL इंडिया, आइडिया, जियो आदि कंपनियों के मोबाइल टावर लगे हैं, जिनमें कवरेज की काफ़ी समस्या है। विशेषकर BSNL की स्थिति बहुत खराब है। आए दिन मोबाइल टावर काम करना बंद कर देते हैं। संसदीय क्षेत्र बालाघाट सिवनी के बालाघाट जिले में एवं सिवनी में ग्रामों एवं सुदूर क्षेत्रों में नेटवर्क की बहुत समस्या है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिला है। मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण ग्रामीण जनों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से टावर बंद रह रहे हैं, साल भर तक इनकी कोई देखरेख नहीं हो रही, सुधारा नहीं जा रहा है। मेरे द्वारा सक्षम अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बाद भी इस पर संज्ञान न लिया जाना उचित नहीं है। जहां टावर प्रारंभ होते हैं वहां भी कवरेज और डाटा की गति कम होने से अत्यधिक समस्या बनी है। नेटवर्क बंद रहने और डाटा गति कम रहने से बैंकों के काम, छात्रों की पढ़ाई, नौकरी पेशा व्यक्ति और पंचायत कार सोसाइटी में राशन वितरण कार्य आदि डिजिटल हो चुके हैं, प्रभावित होते हैं। भारत सरकार डिजिटल इंडिया की अवधारणा को नुकसान पहुंचा जा रहा है। एक और जहां हम 5G के दौर में आ गए, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में BSNL पुरानी 2G और 3G की गति में है। नगरीय क्षेत्रों का भी यही हाल है। इसके पूर्व भी मेरे द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया था। मैं पुनः सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में BSNL की व्यवस्थाएं सुधारे जाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बंद सभी टावरों को तत्काल प्रारंभ करने का कष्ट करेंगे। साथ ही अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या काफी कम है, उनको भी पूर्ति करने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर डी रवि कुमार। Respected Speaker, sir, I would like to bring your kind attention on a very important issue. Despite caste-based discrimination being outlawed in every sphere of life, burial grounds and crematoriums continue to be segregated on the lines of caste. Multiple judgments of the Madras High Court have addressed the issue and directed the caste-based burial grounds and crematorium be abolished. As early as 2008, Justice Chandru had ruled against caste-based burial grounds, and as recently as in 2021 and 22, the same has been reiterated. The cases of B. Kalaichelvi and others versus the District Collector of Kallakurichi and P. Muthusamy and others versus B. Venila and others, respectively. Yet, this practice continues to be abound in most parts of the country. In light of the current situation, I request that a nationwide policy for government burial grounds and crematoriums be created and implemented. Article 14 of the Indian Constitution protects the right Mr. to Baluji, equality. you are member of the ruling party. Vishay of the state. Sir, I state request, subject. Okay. I request the Union government to formulate a policy. This right to equality. The ruling party member of parliament. Yeah. It is prevailing in all over the country, sir. In 2014. आपने सब्जेक्ट लिखा तमिलनाडु का। सर, आप सब्जेक्ट लिखते पूरे देश का। In 2014, the Karnataka state government have 2022 brought out a policy and no 14. Okay. Yeah, 2014 Karnataka. TN Prathapan. They TN Prathapan. Okay. Yes. Okay, TN Prathapan, no? Yes. Yes. Sir, Honorable Speaker, sir. The widening and development project of NH66 in Kerala has been progressing. I have some important concerns of people from project location to convey in front of Honorable Minister Nitin Gadkari ji and Ministry of Road Transport and Highways. There is genuine concern of people in Chavakad regarding proposed underpass facilities in Mullathara Manathara in Guruvayur Assembly constituency. The proposed project plan has a vehicle underpass of just 25-meter width. It is not practical in a place like Manathara, which is highly populated. Considering the importance of pilgrim centers like Manathara Juma Masjid, which is one of the oldest in the country, and very famous Guruvayur Sri Krishna Temple and Palayur Church, which is one of the oldest churches in India. This region shall be provided more convenient project plan.
A flyover with pillar and wider underpass shall be provided in Mullathara Junction. Otherwise, tourists coming to the beach tourism hub of Trichur Chavakan beach, students around this area and merchants will have to suffer without a proper passage between Mullathara and Manathala. I would like to make 3 similar requests to the ministry. An underpass shall be provided in Mandalangun Center facing existing PWD road. Sir, please. And Edamutam Center in Valapad Grama Panchayat also, we need a provision for an underpass to connect with the service roads. And there shall be a provision for crossing as well as service road in front of the Edakadur Juma Masjid. I kindly request to the ministry to consider these demands. I will submit a detailed project regarding this. Thank you, sir. Rajkonita, no, please. Thank you very much, Speaker Sahab. Thank you very much, Speaker Sahab. The coastal Panchayat of Kasaragod. एक मिनट माननीय सदस्य, मेरी उदारता है कि मैं आपको देखकर पढ़ के बोलने की इजाजत दे रहा हूं, नहीं तो इसकी भी परमिशन मुझसे लेना पड़ता है. Thank you very much, Speaker Sahab. The coastal Panchayat of Kasaragod Lok Sabha constituency, namely Valiyaparamba and Padanna of Kasaragod district and Ramandali, Madai and Matul Panchayats of Kannur district currently fall under the coastal regulation zone. Due to the Coastal Management Act, many poor families are unable to build dwelling houses on their own land in coastal zone. And around 1,000 constructed houses and institutions have not been assigned building numbers by the authorities concerned. As per the Coastal Regulation Zone notification of 2019, the central government has set the non-development zones from the baseline of the islands, causing distress to thousands of coastal residents of Valiyaparamba, Padanda in Kasaragod district, Ramandali and Madai, Matul village Panchayats of Kannur district, who are caught in the entanglement of the CRZ law. In the year 2021, the central government converted 175 Panchayats into urban Panchayats, and recently in the month of September 2022, the government has issued an order to convert further 66 Panchayat into urban Panchayat. But it is unfortunate that the above mentioned Panchayats in my constituency are not included in any of the exempted lists. Sir, hence I request the Honorable Minister of Environment, Forest and Climate Change to take necessary steps to exempt the above mentioned Panchayat of the Kasaragod constituency from the coastal regulation zone. Thank you very much, sir. श्री ईबी ईडन जी, मैं सदन का पहला दिन है, मैं सभी माननीय सदस्यों से ये आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, सदन चले, मर्यादा से चले, हम इनकी अच्छी परंपराओं का पालन करें. मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं, पर जो आपने बनाई है वर्षों तक जिसकी परंपराएं, मर्यादाएं, उसका पालन करें और सदन चलना चाहिए. सदन में सबको बोलने का अवसर मिलता है. मैं नहीं सोचता कि कभी किसी ने ये शिकायत की हो कि उनको बोलने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन इस परंपराओं को कायम रखें. मैं अमर सिंह जी से आग्रह करता हूं कि जब कोई मेंबर बोल रहा हो ना, तब बीच में मार्शल को मत बुलाओ, क्योंकि मेंबर के सामने आप बुलाएंगे मार्शल, मेंबर्स और बोलने वालों के बीच में कोई नहीं जाना चाहिए. ये अच्छी परंपराएं बनाई है यहाँ पर सदन में. इन सब परंपराओं को अपन पालन करें. दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उस लोकतंत्र की इतनी मर्यादा रहे, मेरा ऐसा व्यक्तिगत आग्रह है सबसे. श्री ईबी डन जी. Thank you, Speaker, sir. Sir, I am raising a major concern regarding the fishermen community of Kerala in Vizhinjam, where the international seaport was awarded in 2015. The International Vizhinjam Seaport Limited was floated in 2015. Sir, for the last 140 days, the fishermen community of Vizhinjam have been on a huge agitation, mainly because their life and livelihood have been destroyed
by the construction of the seaport, which is done by a private group called Adani. Sir, the seaport construction is going on, and in the northern side there has been huge sea erosion. And 300 families have been living in a cement godown for the last 4 years. Sir, this particular fishermen community have contributed their land ages before for the development of the Vikram Sarabhai Space Research Center, the church, the Bishop House, the cemetery, everything was demolished for the development of such a huge organization, national important organization. So, sir, the development, the agenda the state government is raising, the allegation the state government is raising is that the fishermen community is against the development of the port, which is not right, sir. They have been in touch, and they have given all the support for the development of the port. But the fishermen community's life and livelihood is being disturbed. Sir, a central package should be announced for the rehabilitation. 5,500 rupees was the only amount which was sanctioned for giving rent, sir. Sir, the agitation is over yesterday, but the demands are genuine, which is not yet sorted out by the state government. I would like the central government also to declare a package, because this is a very important port. And, sir, a scientific committee has to be taken place. A scientific committee has to be declared where the interest of the local fishermen, the sea erosion, etc., should be studied, sir. Sir, the state government was saying that they would give the Adani CSR fund for the rent, sir, which is not acceptable, sir. Sir, this is a very genuine demand. The central government. श्रीमती चिंता अनुराधा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तेजी से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उस तेजी से देश के संसाधन सिकुड़ रहे हैं। हमारे यहाँ खेती की जमीन सीमित है, आवास की जमीन सीमित है, जल के संसाधन सीमित है, बेरोजगारी बढ़ेगी, रहने की समस्या बढ़ेगी। इसीलिए मेरा ध्यान माननीय गृह मंत्री से है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई परामर्श करके कानून बनाया जाए। पूर्व में भी इस बात की मांग रही है। अनुराधा। Thank you, Speaker, sir. Today, I would like to bring to your kind attention an important issue relating to women, sir. Sir, many women experience menstrual disorder and may even suffer from illness related to menstruation, including endometriosis and ovarian cysts, which can disrupt their everyday tasks and cause significant workplace stress, sir, which has been a common ailment in today's life due to many factors. In such a scenario, paid leaves in form of menstrual leaves ensure that women have direct pathways to rest when they need it most, be more productive at work, and as a result find it easier to remain in the labor market. They also encourage more equality by accommodating female workers' biological demands much as maternity leave does. Therefore, through you, I request the Minister of Health and Family Welfare to enforce a 2-day menstrual leave per month for the public and private sectors, which can be taken by employees at their discretion. Acknowledging menstruation as a real need outside of sick leave that warrants being directly addressed in the workplace is long overdue. Doing so will ensure an equitable approach that is bound to open up more job opportunities for women, leading to greater gender diversity in our workforce. Thank you, sir. श्री महेश साहू। महोदय, सर आपणक जरिया बारंबार जातीय राजपथ 55 संपर्क में आलोचना पर्यालोचना कला परे मध्य अद्यावधि रास्तार उन्नति मंगुली ठारू संबलपुर पर्यंत रास्ता मरामती न होगा फल अद्यावधि 21 जनकर मृत्यु घटिलानी एवं संपृक्त मंत्री महोदय ए बाबद आलोचना पर्यालोचना करी परामर्श देइथिले मध्य अनेक 2022 शेष सुधा शेष हम, अनेक 2023 सुधा शेष हम, 2024 सुधा शेष हम। ए परिप्रेक्षी आपण जरिया केंद्र सरकार को निवेदन करने चाहे ए जातीय राजपथर मरामती एवं निर्माण कार्य केबे सुधा सठिक भाव ठीक हेबो ए बाबद बारंबार आंदोलन धारणा शांतिपूर्ण धारणा कौन प्रकार अर्थनैतिक अवरोध बारंबार कलापर ए बाबद कौन नजर दि जाऊ नहीं। मु आपण जरिया निवेदन करने चाहे केंद्र सरकार ए बाबद ठोस पदक्षेप न नेले
परिस्थिति भविष्य रे अनेक जटिल हेबार संभावना अछि ए दृष्टिकोण आपनको मु अनुरोध करूछि। श्री राजेश वर्मा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपने शून्यकाल में अपने संसदीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुझे बोलने का जो मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र सीतापुर उत्तर प्रदेश में आता है। उसमें एक रेलवे ऊपरगामी सेतु की हमने मांग की थी माननीय रेल मंत्री जी से। ये हमारे सीतापुर गोला मार्ग पर 51A क्रॉसिंग पर एक ऊपरगामी सेतु की आवश्यकता है। संपार फाटक है वहाँ पूरे दिन जाम लगा रहता है। 24 घंटे में 42 से 45 गाड़ियों का आवागमन होता है और शहर के मध्य में वो हमारी रेल लाइन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार करें और आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहूंगा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर के माननीय मंत्री जी को पत्र भी दिया था और उन्होंने मेरे को पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया है। चूंकि माननीय सदन में मंत्री जी बैठे हैं, उनका फिर से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस भयंकर समस्या का निदान करने के लिए आप निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेंगे और ऊपरगामी सेतु के निर्माण के लिए आप अपना निर्देश प्रदान करेंगे। धन्यवाद। श्री के सुरेश जी। Sir, in this country, lack of employees provident fund pensioners agitating against the enhancement of the EPFO pensions. So, they went Honorable High Court, Kerala. After that, they went Honorable Supreme Court. Recently, Supreme Court had given a verdict, but the Supreme Court direction is not implemented by EPFO organization. They are diverting again and again and denied the EPFO pension for the lack of employees, pensioners employees. So I would like to urge upon the government through you, sir, whatever Supreme Court verdict, even Supreme Court verdict also partially favor of the employees, not fully favor of the pensioners. But at the same time, EPFO pensioners are no any other option. Honorable Supreme Court verdict is final. So whatever Supreme Court verdict, that should be implemented immediately. This was the legal fight. Years and years, the poor employees, EPFO employees, fighting in the court. Finally, Supreme Court has given a verdict. But at the same time, the government is still, EPFO organization, EPFO is still diverting, and also they are finding the way to not implement the Supreme Court verdict. Correct. So that's why I would like to request the government to immediately intervene, Ministry of Labour, immediately intervene, and the justice should be done for EPFO. श्री भागीरथ चौधरी जी, एसोसिएट अध्यक्ष महोदय जी, आज आपने मुझे शून्यकाल में अविलंबीय लोक महत्व के मामले में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, किशनगढ़ अजमेर एयरपोर्ट से फ्लाइटों का संचालन अक्टूबर 2018 से प्रारंभ हुआ था और उड़ान योजना के तहत किशनगढ़ एयरपोर्ट से देश के 6 शहरों जिसमें स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद एवं मुंबई तथा स्टार एयरलाइन द्वारा इंदौर एवं सूरत की फ्लाइट का संचालन किया जा रहा था। लेकिन स्पाइस जेट एयरलाइन ने उक्त सभी शहरों के लिए अपनी उड़ानों को तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए गत 31 अगस्त 2022 से बंद कर दिया, जिससे प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता नया एयरपोर्ट आज बंद होने के कगार पर है। अध्यक्ष महोदय जी, पिछले वर्ष सर्दियों में किशनगढ़ एयरपोर्ट से जहां रोजाना 5 से 6 फ्लाइट चल रही थी, लेकिन अब रोज एक फ्लाइट के संचालन को लेकर भी असमंजस है। वहीं दूसरी ओर भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा जारी विंटर समय सारिणी में भी किशनगढ़ एयरपोर्ट से नवीन हवाई संचालन नहीं दिए जाने से स्थिति विकट हो गई है। अब केवल मात्र किशनगढ़ एयरपोर्ट से स्टार एयरलाइन की उक्त 2 उड़ानों का संचालन सप्ताह में औसतन 2-2 दिन ही हो रहा है। मान्यवर स्पाइस जेट एयरलाइन को बंद हुए रूटों पर अच्छा यात्री भार मिल रहा था और उक्त 3 उड़ानों के बंद होने के प्रमुख कारण वायबिलिटी गैप फंड BGF का भुगतान नहीं होना बताए रहे हैं।
जबकि सरकार बीजीएफ उसी स्थिति में देती है जब यात्री कम से कम नुकसान हो रहा हो। जब तक कि वाइबिलिटी गैप फंड वीजीएफ का प्रावधान सरकार ने कर रखा था, तब तक निजी विमान कंपनियों ने इसका भरपूर लाभ उठाया, मगर जैसे ही सरकार ने वीजीएफ में कटौती प्रारंभ की तो प्राप्त यात्री भारों ने के बावजूद सदस्य निजी कंपनी स्पाइसजेट 4 शहरों के लिए उड़ान बंद कर दिए। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं उड़ान मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद हवाई उड़ानों को तुरंत चालू कराएं। धन्यवाद। कई मान्य सदस्य लगातार बातचीत कर रहे हैं सदन में। अगर दोबारा बात करेंगे तो नाम लेके इंकित करूंगा। मैंने नाम नहीं लिया अभी। जसवीर सिंह जी। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਰ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਸਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਲਦੀ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਭੁਗਤ ਲੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ परमजीत सिंह, जगतार सिंह, लखविंदर सिंह, शमशेर सिंह, गुरबीर सिंह, गुरदीप सिंह, दविंदरपाल सिंह ਵੱਖ-ਵੱਖ देश ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਫਰੀडम ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ जाए। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र उदयपुर राजस्थान एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कई ऐसे मार्ग हैं जो अभी तक 2 लाइन में ही बने हुए हैं, जिससे काफ़ी दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। इसी के अनुरूप मैं सरकार से मांग करता हूं कि स्टेट हाईवे नंबर 36 जो उदयपुर सलूम्बर बांसवाड़ा तक 2 लेन में बना गया है, इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर 4 लेन में बदलकर उदयपुर सलूम्बर बांसवाड़ा रतलाम मध्य प्रदेश तक करवाने का श्रम करावे, जिससे इस मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी और आम जनता को एक राष्ट्रीय राजमार्ग का लाभ मिल जाएगा। धन्यवाद। श्री मोहम्मद फैजल जी। Thank you very much, Honorable Speaker, sir, for allowing me to raise a very important issue. The issue is the need of a legislative assembly has been a long cherished and desire of the people of Lakshadweep. So that desire has gone into an inevitable part within these years, sir. The reason why the people, its people and the elected representative have no say in any of the decisions which is crucial for their existence, sir. For instance, say the new panchayat regulation, the mass land acquisition, repealing of the land tenancy regulation 2019, stopping of our 15 years perspective plan, the shipping sector, stoppage of the specialty doctor services, welfare scheme for the farmers and fishermen, employment ko lekar, sir. All these issues, people have been protesting in the road for the last so many months, and now there is a continuous relay strike going in the capital city for just a single demand, which we are celebrating the 75th year of our independence, where the people of Lakshadweep do not
have that software. So my simple submission is that single demand is to have a legislative system where people's aspirations are discussed and a consultative mechanism is developed so as to ensure the democratic right of the people. My urge with the Home Ministry is that when we celebrate the 75th year of our independence, let the people of Lakshadweep also enjoy the freedom of self-governance. Thank you so much. Chandrasekhar Sau. Thank you, Speaker, sir. Sir, under area expansion for fruit crop and floriculture has been a major component under Mission for Integrated Development of Horticulture, under National Horticulture Mission. And under this, 24 districts of my state are covered. In my state, the maximum cost of cultivation per hectare for high-density mango is 42,000, sir. Papaya is 60,000. Banana is about 10,263. Bulbous flower is about 1.5 lakh. Cut flower is 1 lakh. And spices crop is 30 to 50,000. Out of which 40 to 50% subsidy is provided to farmers to take up the program. Sir, you can imagine how small farmers of my state get the benefits of this program with the high cultivation cost. Sir, I therefore, through you, request the Honourable Minister and the Government to increase assistance under area expansion program so that more farmers, not only of my state but also of the country, get the benefits of mission and double their income. Thank you, sir. श्रीमती सुप्रिया सुले जी। सर, मेरा आज का 0 आवर किसान विमल योजना पे है, लेकिन मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ, मैंने आपका टाइम भी लिया था सर, कि महाराष्ट्र में ये प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना में तो दिक्कत है, लेकिन महाराष्ट्र में 10 दिन से एक नया प्रश्न का खड़ा रह रहा है कि हमारा जो राज्य है बगल का कर्नाटका राज्य, वहाँ का के सीएम जो है वो अनाप शनाप बोले जा रहे हैं सर। और कल तो हद कर दी, कर्नाटका बॉर्डर पे महाराष्ट्र के लोग जाना चाहते थे और उनको पीटा है सर, और आज तक एक भी कुछ आया नहीं है सर। और 10 दिन से महाराष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और महाराष्ट्र तोड़ने की बात ये पूरे कर्नाटका के मुख्यमंत्री, और दोनों राज्य जो है दोनों बीजेपी के राज्य है। महाराष्ट्र में भी राज्य बीजेपी का है और कर्नाटका में भी बीजेपी का है। इसके खिलाफ भी पूरे टाइम में सर महाराष्ट्र ये कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री है वो महाराष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं। कल पीटे हैं लोगों को सर, पीटा है महाराष्ट्र की जनता को। ये नहीं चलेगा सर, ये देश एक है। और मैं अमित शाह जी से विनती करती हूँ कि ये कुछ बोले सर, ये असत्य बोल रहे हैं सर। It is the Supreme Court. Please don't allow any member from the Maharashtra to speak on that issue, sir. Sir, these Maharashtrian politicians, especially from the opposition, are habituals when it comes to lingo cultural syndrome है सर, इनका insecurity है सर। जब भी इनका misrule होता है सर, when they are in power and then where माइक अध्यक्ष महोदय, माननीय सुप्रियाताई सुळेंनी जो विषय मांडलेला आहे, खास करून महाराष्ट्र कर्नाटक हा प्रश्न मागच्या अनेक वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असताना बेळगाव, कारवार, निपाणी सहित मराठी भाषिकांवर ज्या पद्धतीने कर्नाटक सरकार अन्यायाने अत्याचार करते, एवढंच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना सुद्धा बेळगाव बंद केलेला आहे। हा संपूर्ण आपल्या देशामध्ये अशा पद्धतीने एका राज्याच्या मंत्र्यांना आपल्या राज्यामध्ये यायला बंदी करणार हे पहिलं कर्नाटक सरकार आहे। ज्या पद्धतीने कर्नाटकाच्या पोलिसांकडून सरकारकडून मराठी भाषिकांवर अन्यायाने अत्याचार केला जातोय त्याचा तर आम्ही धिक्कार करीतच आहोत, पण त्याहीपेक्षा पुढे जाऊन महाराष्ट्राची अस्मिता आणि महाराष्ट्राचे मराठी भाषिकांवर तोडफोडचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे। कोई का बयान दर्ज नहीं हो रहा है, कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप बोल रहे हो कुछ भी, कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। आपने ये सेंसिटिव विषय है, अब विषय 2 राज्यों का है, इसमें केंद्र क्या करेगा? नो, 2 राज्यों के विषय में केंद्र क्या करेगा? ये संसद है। नो,
राहुल शिवाले, सीपी जोशी, सीपी जोशी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मोदी जी की सरकार बनने के बाद चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र को अनेक सौगातें मिली है जो पिछले 60 वर्षों में नहीं मिल पाई। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है माननीय अध्यक्ष महोदय कि चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ में मोदी जी की सरकार बनने के बाद 30 बेड का एक हॉस्पिटल दिया गया, जैसा उदयपुर में 100 बेड का दिया गया है। मेरी सरकार से मांग है कि चित्तौड़गढ़ में भी 100 बेड का ईएसआई का हॉस्पिटल बने ताकि उस क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी मात्रा में वहाँ उद्योग धंधे हैं, वहाँ कर्मचारी है। तो ऐसे में चित्तौड़ में 100 बेड का हॉस्पिटल बने। और प्रतापगढ़ में सरकार ने ऑफिस तो खोल दिया कर्मचारियों के लिए, लेकिन एक मांग और मेरी सरकार से रहेगी कि वहाँ 6 बेड की डिस्पेंसरी खुल जाए ताकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वहाँ लाभ मिल सके। और रावतभाटा में आरएपीपी का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ भी अगर एक हॉस्पिटल बन जाएगा लेबर विभाग का तो निश्चित रूप से वहाँ हजारों लाखों हमारे श्रमिक भाइयों को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पूर्व में ये परंपरा रहा है कि उत्तर पूर्वांचल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स में जो केंद्रीय सरकार है 90% या 80% देती है और उत्तर पूर्वांचल के राज्य 10% या 20% देती है। जब मैंने दरखास्त की रेलवे विभाग से कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में सुंगाजान और टेंगानी में लेवल क्रॉसिंग चाहिए, तो उत्तर आता है रेलवे विभाग से कि पूरा 100% जो फंडिंग है आरओबी या आरयूबी का वो राज्य सरकार से आता है। तो मेरी दरखास्त है कि रेलवे विभाग पुरानी परंपरा के तहत आरओबी और आरयूबी जो उत्तर पूर्वांचल के राज्यों में है, विशेष रूप से मेरे लोकसभा सुंगाजान और टेंगानी में, उसमें भी 80-20 या 90-10 का प्रतिशत का फंडिंग का व्यवहार करे। धन्यवाद। गिरीश चंद जी, गिरीश चंद। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमारे संसद क्षेत्र नगीना में एक बसी करतु रेलवे स्टेशन है। कोट द्वार से चलने वाली ट्रेन सिद्धवली जनशताब्दी जिसका नंबर 12037/12038 है, यह बसी करतु रेलवे स्टेशन से होकर पुरानी दिल्ली जाती है। इस क्षेत्र की जनता लगभग 7.5 वर्षों से इस गाड़ी को की बसी करतु स्टेशन स्टॉपेज के लिए साप्ताहिक धरना प्रदर्शन भी चला रहा है, किंतु अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस गाड़ी का स्टॉप अस्थायी रूप से इस स्टेशन पर कर दिया जाए। यदि रेल राजस्व में बढ़ोतरी नहीं हुई तो स्टॉपेज को रद्द कर सकते हैं। यह आसपास के रेलवे स्टेशनों से ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेशन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से चाहूंगा कि मेरी मांग है कि जनता की सुगमता के लिए इस ट्रेन को बसी करतु रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज कराया जाए। आपका धन्यवाद। के राम मोहन नायडू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। रेल मंत्री जी भी उपस्थित है तो उन्हीं का मुद्दा है। आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश रेलवे जोन का जो मुद्दा है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। सर, 3 साल पहले, चुनाव से पहले रेल मंत्री जी जब पीयूष गोयल जी थे उस टाइम उन्होंने वादा किया था, प्रॉमिस भी किया था, पर अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। और उसके 2020-21 में बजट का भी आवंटन हुआ, फिर भी 1 पैसा भी उसके ऊपर खर्च नहीं हुआ। पिछले महीने विशाखापट्टनम प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, उस टाइम लोगों में इतनी ज्यादा आशा थी कि जरूर उसके बारे में कुछ बोलेंगे या शिलान्यास करेंगे, पर कुछ नहीं हुआ। सर, तो जरूर एक और बार रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके रेलवे जोन को शुरू किया जाए सर, साउथ कोस्ट रेलवे जोन फॉर आंध्र प्रदेश। ऑनरेबल स्पीकर सर, through you I on behalf of my party Biju Janata Dal urge the centre, particularly Honorable Finance Minister, to withdraw the GST on Kendu leaves in greater interest of the livelihood of lakhs of Kendu leaf pluckers and associated staff. Kendu leaves, a minor forest product, is the financial backbone of about 8 lakhs Kendu leaf pluckers, binders and seasonal workers of Odisha, and mostly belonging to the tribal community and the poorest of the poor of society. The tribal people collect the leaves
as part of their right defined under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Right Act 2006. They have the right to procure and sell these products. 18% GST on kendu leaves is affecting the trade and livelihood of pluckers. The tax needs to be withdrawn for the greater interest of the poor people in Odisha, particularly tribals. This in turn affects the livelihood of kendu leaves, pluckers, binders, seasonal workers, and also implementation of social security and welfare schemes for them. Our Honorable Chief Minister of the Odisha State has expressed his concern and also written the same letter to the Centre and Finance Minister. Thank you very much, sir. Shri Jagdipal ji. अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि जो एक अत्यंत लोक महत्व का विषय है, उत्तर प्रदेश में अक्टूबर में इस बार अप्रत्याशित बाढ़ आई, जिसके कारण 21 जनपद के लगभग 2235 गांव बाढ़ से महरूम हो गए। हमारे सिद्धार्थनगर के 580 गांव, जिसमें इस बार पहली बार हुआ, मतलब मानसून सेशन कभी जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद कभी बारिश नहीं हुई थी। ये पहली बार अप्रत्याशित बारिश अक्टूबर में हुई और कुछ नेपाल की नदियों का पानी आया, जिसके कारण सड़कें टूट गईं, जिसके कारण एक लगातार 8,730 हेक्टेयर में पूरी फसल खराब हो गई और किसानों के सामने आज ये स्थिति रवि के लिए। तो मैं मांग करता हूं कि एक केंद्रीय अध्ययन दल जाए, जिससे कि वहां के किसानों की जो फसल की क्षति हुई है उसका आकलन करके और उन्हें मुआवजा दिया जा सके, क्योंकि जिस तरह से एक अप्रत्याशित नुकसान हुआ, केवल फसल का नहीं हुआ, घरों का हुआ है, बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई है और रेलवे लाइन पे भी पानी आ गया था, बंधे कई टूट गए, कई सड़कें हो गई। हमारा जनपद कई दिनों से प्रदेश से एक तरह से अलग हो गया था, टापू हो गया था। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल पर मैं चाहता हूँ कि आप दें कि केंद्र से। उत्तम कुमार रेड्डी। धन्यवाद। Speaker sir, through you, I wish to bring a matter of urgent public importance to the Government of India. The people of Telangana are strongly objecting to the auction of 4 coal blocks, Kalyan Kani block, Koyagudam block, Sattupalli block and Shravanipalli block. These coal blocks are co-located with the existing coal mines of a 100-year-old public sector coal mining company, Singareni Collieries Company, which is a profit-making public sector mining company. It has continuous profits for 20 years. In a very irrational and bizarre decision, the Government of India has announced auction of the coal blocks adjacent to the Singareni mines coal blocks. The Singareni Collieries Coal Company now supplies coal to the thermal power stations of Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu. Instead of allocating these coal blocks to the Singareni Collieries Company, the coal ministry is putting up for auction, which is an irrational and objectionable decision. We demand that the auction of these 4 coal blocks be cancelled and they be allotted to the public sector company, Singareni Collieries. Sir, I'd like to also bring to the government that the Honorable Prime Minister, during a visit to Telangana last month, had promised that they will not be privatized, but still the Government of India is going ahead with the privatization of the coal blocks in Telangana. So Mr. Prahlad Joshi has come. He has replied last time, but he's replied that this is a government decision. There is no logic to it. Thank you, sir. I rise to speak about the shrimp industry of Andhra Pradesh. Whatever honourable member from Telangana has alleged, it is virtually and factually wrong. The auction process is going on from last 2.5 years, and it is the most transparent system which we have adopted. So far, nobody has alleged anything against the transparent system of auction. And this is also beneficial to the state. If state wants, they can participate, and there are many states, for example, where there is no Bharatiya Janata Party ruling. You please listen. No. आप बोलिए. Sir, first of all, I would like to tell about the
auction process for, you give me 1 minute, sir. Then auction, I will tell, you tell me, please, you tell me, whatever is happening, this is the process of through a transparent auction method is happening. And as far as privatization is concerned, 51% is with Telangana government and 49% is with us. How can you privatize it? And see, this is not the question of allocating the coal blocks. It is through auction. Everybody has to participate through auction. This is the system we have adopted now. And sir, I would also like to tell, in many other states, for example, Chhattisgarh, Jharkhand, there also auction is going on. Those governments are cooperating. What is their problem? And entire revenue, sir, entire revenue through auction, it goes to the state government. The entire auction, it goes to the state government. The people who are in the coal scam, they are talking all these things. इनकी समस्या है कि 51 राज्य को दे रहे हो. जो कोल स्कैम में करोड़ों रुपए का कोल स्कैम किए थे, वो लोग ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं चाहते हैं. आपकी सरकार लाओ श्री कृष्णा सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. लंच का समय हो गया.